हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे रीनीट एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स के बारे में। इसमें हम लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर पर 1 बाय 1 करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो है न्यूक्लियाई। ठीक है। इन न्यूक्लियाई के हर एक कंसेप्ट पर हम बातचीत करेंगे नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल पर। ठीक है। एंड ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर पर, टॉपिक पर 1 बाय 1 करके एनटीए पैटर्न पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो भैया अभी अपन स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, मेरा मतलब न्यूक्लियाई। तो बढ़िया से एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ एंड अपने टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फोर्स पर एंड न्यूक्लियॉन्स पर। न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले दो ऐसे मेंबर होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अब किसी भी न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे? किसी न्यूक्लियस को आप लिखते हो ZXA, इधर लिखते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को n से प्रेजेंट करोगे। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एंड इसे तुम एक एक को लिख सकते हो, ये ध्यान रखना है। मेरा मतलब जितना किसी भी एटम्स का एटॉमिक वेट होगा उतने उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जितना भी एटॉमिक मास है उसके इक्वल होगा। खैर, इसके बाद अपन बातचीत करेंगे न्यूक्लियर फोर्स की। न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इसके भीतर प्रोटॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। आपको समझना है कि फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन एंड फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इक्वल होगा फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये इक्वल होगा। ठीक है। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं होता है, इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज। चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। एंड ये वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नेचर। समझ गए भाई? इसके बाद आपको ये समझना है कि शॉर्ट रेंज फोर्स है, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। एंड रेंज अप्रॉक्सीमेट जो होती है 10⁻⁻15 मीटर के राउंड ऑफ में होती है। ठीक है। तो ये आपको समझना है। एंड ये तुम्हें ध्यान रखना है कि दो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके बीच की जो नेबर वाला जो न्यूक्लियॉन्स है, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, जो दो पड़ोसी न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच की जो एवरेज सेपरेशन डिस्टेंस है उसे R0 कहेंगे। ठीक है भाई। एंड R0 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0.8 फेप्टोमीटर होती है। 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की जो एवरेज सेपरेशन डिस्टेंस है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। एंड जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर का हो सकता है। कैसे हो सकता है? समझो भाई। अपन ने ग्राफ बनाया,
इस ग्राफ में इस तरह से ये ग्राफ बन गया। अब देखो भाई, ये डिस्टेंस है आर नॉट, ये वाली डिस्टेंस आर नॉट हो गई। दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की जो एवरेज सेपरेशन डिस्टेंस है वो आर नॉट हो गई। अब बाय द वे यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है, ये सेपरेशन डिस्टेंस आर नॉट है। अगर बाय द वे तुमने ये डिस्टेंस को इंक्रीज किया एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तुम यहाँ पर ले आए, तो अब ये जो न्यू डिस्टेंस आ गई वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आर नॉट। इस सिचुएशन पर दोनों न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर बाय द वे तुमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्लोज ले आए, इस समय सेपरेशन डिस्टेंस लेस है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल डिस्टेंस। इस सिचुएशन पर दोनों न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिकॉज दोनों न्यूक्लियॉन्स वो चाहेंगे कि मैं पहले जैसा बन जाऊं, अपनी इनिशियल स्टेज पर आ जाऊं। तो ध्यान रखना है, ये एनर्जी के साथ ग्राफ आ रहा है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर का हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, एंड ये इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। एंड ये केवल इनसाइड वैलिड होता है, वैलिड ओनली इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ये भी ध्यान रखना है। वैलिड ओनली इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के केवल अंदर वैलिड है। अगर बाहर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाएंगे, न्यूक्लियस के बाहर आ गए, वहां पर फोर्स लगाएंगे, तो फिर वो न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा, कोई और होगा। इसके बाद अपन बातचीत करेंगे रेडियस एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, सेकेंड टॉपिक, रेडियस एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस सबसे पहले अपन बातचीत करेंगे हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन का एटम्स है ना, इसमें सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन है। इसको बनाओ, यहाँ पर मैं देखूंगा सिर्फ एक प्रोटॉन है। एंड इसकी जो रेडियस अपन कैलकुलेट करेंगे, ये रेडियस ये आ गई, ये रेडियस, इस रेडियस को आर नॉट लिखा, एंड आर नॉट की वैल्यू है 1.2 फेप्टोमीटर, 1.2 इंटू 10 पावर -15 मीटर। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की रेडियस हो गई, ठीक है भाई। अब जैसे इसका तुम्हें साइज कैलकुलेट करना है, तो साइज का मतलब होता है उसका वॉल्यूम। अगर तुम्हें साइज कैलकुलेट करना है, साइज का मतलब है वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है। एंड अगर अपन हाइड्रोजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं V नोट कर दूँ, यहाँ पर ये, इसे कैलकुलेट करोगे तो ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम मिल जाएगा, न्यूक्लियस की साइज वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से अपन डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो डेंसिटी का फार्मूला वही जनरल फार्मूला है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1 AMU डिवाइड बाई ये वॉल्यूम की वैल्यू अपन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, ये वैल्यू पुट करेंगे। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1 AMU में 1.67 10 पावर -27 kg एंड 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, ये सारे सब कुछ वैल्यू पुट करेंगे मीटर क्यूब में। तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आती है 2.3 इंटू 10 पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। एंड ये ध्यान रखना है कि हर एक न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। डेंसिटी ऑफ ईच न्यूक्लियस इज रिमेन सेम, ठीक है, एंड अप्रॉक्सीमेट इतनी होती है। ये लॉजिक समझना है। इसके बाद अगर अपन को कैलकुलेट करना है किसी अदर न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट करना है, ऑफ अदर न्यूक्लियस, तो फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि जो साइज होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ
न्यूक्लियॉन्स। अरे भाई, किसी भी न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे उसका साइज उतना ही ज़्यादा होगा। तुम बैलून में जितनी ज़्यादा एयर फिल करोगे उसका साइज, उसका वॉल्यूम उतना ही बढ़ता जाएगा। एंड साइज का मतलब है वॉल्यूम से, तो 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है भाई। एंड यहाँ से अगर तुम आर क्यूब इक्वल टू कैलकुलेट करोगे तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट में चली जाएगी ए में। ठीक है, ये कांस्टेंट में इंक्लूड हो गई। एंड अगर तुम आर, तो इधर हो जाएगा 1/3, आर इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3। एंड आर नॉट की वैल्यू अभी मैंने तुम्हें बताई कितनी है, 1.2 FM फेप्टोमीटर, हाइड्रोजन न्यूक्लियस की रेडियस है। एंड एक क्या है, एटॉमिक मास है। किसका किसका एटॉमिक मास है, जिस न्यूक्लियस की रेडियस को तुम कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, इससे रिलेटेड नीट एग्जाम का एक PYQ क्वेश्चन कर लेते हैं। नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन है कि एक एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है, ये यहाँ पर किसका है भाई, एल्यूमिनियम का। अब जब एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है तो इसमें जो एटॉमिक मास होगा वो 27 होगा, 27। इसकी हमें रेडियस को कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब 27 इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, इसी तरह से न्यूट्रॉन होंगे कहीं कहीं। खैर, अपने को 27 बनाना तो नहीं है, लेकिन इसकी रेडियस जरूर कैलकुलेट करना है। रेडियस इसकी आर है। अब आर इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3, वैल्यू पुट करो 1.2 फेप्टोमीटर, ए की वैल्यू है 27, इसका क्यूब रूट, एंड 27 का क्यूब रूट 3 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3.6 FM फेप्टोमीटर, मेरा मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये एल्यूमिनियम न्यूक्लियस की रेडियस आ गई। तो ये कंसेप्ट तुम्हें यूज करना है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट को समझने के लिए हमें समझना है कि किसी भी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो इस तरह से है, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, एंड न्यूट्रॉन ये हो गए, ये न्यूट्रॉन हो गए। एंड मैं अगर देखूं कि सबसे पहले मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे लिखोगे? ये तो हो गए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स में एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मीन A-Z। ये तो हो गए मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करेंगे रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास है, ठीक है, रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, इसे अपन m लिख दें। ध्यान रखना है मास डिफेक्ट में जो छोटा सा डिफरेंस आता है बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, इसी को अपन मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट डेल्टा m इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है, mp मल्टीप्लाई जेड प्लस mn, इधर लिखेंगे A-Z माइनस रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस m, ये आ गया। इसे अपन कहेंगे मास डिफेक्ट। एंड ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू हमेशा AMU मिलेगी। ठीक है,
ये वैल्यू आपको AMU मिलेगी, AMU, या इसे केवल U कह दो, एटॉमिक मास यूनिट। एंड 1 AMU में 931 डिवाइड बाई C स्क्वायर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, ये ध्यान रखना है। जब तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है, बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन फार्मूले से, जो एनर्जी है वो मास मल्टीप्लाई C स्क्वायर के इक्वल है। मेरा मतलब मास एंड एनर्जी दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, सेम कॉइन के टू फेस हैं। एनर्जी को मास में एंड मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर अपन बाइंडिंग एनर्जी को लिखें तो डेल्टा EB इक्वल टू डेल्टा M मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई C स्क्वायर, एंड ये AMU मिलेगा कौन, मास डिफेक्ट। तो ध्यान रखना है तुम्हें, डायरेक्ट डेल्टा EB इक्वल टू, इसकी जगह अपन लिख देंगे मास डिफेक्ट में इसमें इसका मल्टीप्लाई करा लेना है आपको, तो डेल्टा M मल्टीप्लाई 931 डिवाइड बाई C स्क्वायर मल्टीप्लाई C स्क्वायर, ये अपने को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू मिल गई। तो आपको कुछ नहीं इतना करना है, सिर्फ डेल्टा M में, ठीक है, मास डिफेक्ट में 931 से मल्टीप्लाई करा के ये वैल्यू आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगी। ये मिल गई मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स के लिए ध्यान रखना है कि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ रही है पर न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी, उसे में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइडेशन कर देना है। मेरा मतलब डेल्टा M मल्टीप्लाई 931 डिवाइड बाई A, ये मिल गई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। मेरा मतलब एक न्यूक्लियॉन्स के हिस्से में कितनी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये बाय द वे अपने पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी है क्योंकि फैमिली मेंबर है, एंड ये एक दूसरे से जिस टाइप से कनेक्टेड रहते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, उसे अपन कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो ये कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, जिस एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहते हैं उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। एंड अब इसका ग्राफ देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी का। इधर बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन्स, इधर है अपना एटॉमिक मास। इसके बीच में अगर ग्राफ तुम देखोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसे ही आ जाएगा। ये जो पीक वाला तुम्हें ग्राफ दिख रहा है ये आयरन के लिए, ठीक, इस तरह से यहाँ पर आ जाओगे तो यूरेनियम आ गया। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से इसका वेरिएशन दिखेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एंड एटॉमिक मास के साथ ग्राफ आ गया। इसके बाद अपन बातचीत करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन पर। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है कि जो हल्के न्यूक्लियस हैं जैसे हाइड्रोजन के, वो मिलकर कोलैप्स होकर एक हैवी न्यूक्लियस को बनाते हैं, जैसे हीलियम को बनाते हैं। ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इसमें अपन यूज करेंगे लाइट वेट न्यूक्लियस जैसे हाइड्रोजन 1H2, ठीक है, 1H2 प्लस 1H2, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर कोलैप्स होकर एक हैवी न्यूक्लियस को बनाते हैं जैसे 2He4, ठीक है। एंड अप्रॉक्सीमेट 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें से लाइट वेट न्यूक्लियस कोलैप्स होकर एक हैवी न्यूक्लियस को बनाते हैं। स्टार की जो एनर्जी का रीजन है वो यही है। जो भी स्टार हैं जैसे सन है,
या और वो जो गैलेक्सी हैं, स्टार्स हैं, उसकी एनर्जी का रीजन न्यूक्लियर फ्यूजन है। इस तरह से एनर्जी वहाँ पर बनती है एंड फिर इसके बाद वो सराउंडिंग में इमिट होती रहती है, रेडिएट होती रहती है। इसके बाद इसके बाद अपन बातचीत करेंगे न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब है कि एक हैवी न्यूक्लियस होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा, और वो अनस्टेबल न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 या 3 फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। इस सिचुएशन को अपन कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है यूरेनियम 92 यूरेनियम 235, इसमें से एक बिल्कुल स्लो स्पीड से एक न्यूट्रॉन रिएक्शन करता है। जैसे रिएक्शन करेगा तो इसको और ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा, ये हो जाएगा 92 यूरेनियम 236, ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, मोर अनस्टेबल। ये डिवाइड हो जाएगा 2 फ्रैगमेंट में, क्रिप्टॉन 92 क्रिप्टॉन एंड बेरिलियम 141, एंड साथ में 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं, 0n1 न्यूट्रॉन, एंड अप्रॉक्सीमेट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। एंड अब ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले, ये तीनों न्यूट्रॉन 0n1 एंड 0n1, ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से आगे चल के यूरेनियम से रिएक्शन करेंगे, यूरेनियम से, फिर यूरेनियम से रिएक्शन करेंगे, फिर यूरेनियम से, और फिर यूरेनियम 2 फ्रैगमेंट में डिवाइड होगा। इस तरह से 2 फ्रैगमेंट में डिवाइड होगा एंड हर एक रिएक्शन से फिर से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड हर एक रिएक्शन से फिर से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे एंड फिर से आगे चल के रिएक्शन करेंगे। इसे कहते हैं अनकंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। अनकंट्रोल का मतलब है कि हर बार रिएक्शन 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। इसे अगर कंट्रोल करना है तो 3 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन को आगे रिएक्शन के लिए जाएगा एंड 2 को स्टॉप करा लिया जाए किसी ग्रेफाइट की रॉड से या हैवी वाटर से, ड्यूटेरियम ऑक्साइड से। उसे अगर रोक लिया जाए, बाय द वे 3 न्यूट्रॉन है 0n1, ये रिएक्शन के लिए रेडी हैं, एंड अगर 2 न्यूट्रॉन को रोक लिया जाए, हाथ लगाकर नहीं रोकना है, किसी ग्रेफाइट की रॉड से या ड्यूटेरियम ऑक्साइड से, D2O से, तो एक ही न्यूट्रॉन ऐसा होगा जो आगे चल के यूरेनियम से रिएक्शन कर पाएगा एंड फिर आगे चल के 2 फ्रैगमेंट में डिवाइड होगा और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, एंड 3 न्यूट्रॉन में से 2 को फिर से स्टॉप करा लिया जाएगा एंड एक आगे रिएक्शन करेगा। तो इस तरह से अगर हर एक रिएक्शन से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, 3 में से 2 को स्टॉप कराया जाएगा, एक रिएक्शन आगे करेगा, तो इसे कहते हैं कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। इसका यूज करने के लिए हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करते हैं। ये रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक रहा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस टाइप का आता है मैं तुम्हें बताता हूँ। बाय द वे अपने पास इस टाइप का एक ये एक्स नाम का कोई न्यूक्लियस है, अभी वो रेस्ट पर है, समझ गए भाई, रेस्ट पर है। फिर इसके बाद ये 2 फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, y1 एंड y2 2 फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गया, 2 फ्रैगमेंट में। इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी गिवन होगी, सपोज दैट इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी v2 है।
तो हमें V1 एंड V2 की रेशियो वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसकी रेडियस बाय द वे R1 है, इसकी रेडियस बाय द वे R2 है। ये कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे समझो ज़रा, कुछ भी पूछ सकता है, इसमें अपन मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करेंगे। बाय द वे अपने को V1 रेशियो V2 कैलकुलेट करना है, या R1 रेशियो R2 कैलकुलेट करना है, या इनमें से किसी एक की पार्टिकुलर वैल्यू ही कैलकुलेट करना है। उस सिचुएशन पर इसे सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। देखो जरा, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, PI इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, बिकॉज बिफोर रिएक्शन ये तो रेस्ट पर है। फिर इसके बाद वाला जो मोमेंटम हो गया, ये हो गए M1 V1 प्लस M2 V2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि M1 V1 इक्वल टू M2 V2 इन बेस्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो जरा, मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। मास इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो डेंसिटी तो सभी न्यूक्लियस की सेम होती है। M1 इक्वल टू फर्स्ट वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब मल्टीप्लाई रो, और सेकेंड वाले का M2 इक्वल टू 4/3 पाई R2 क्यूब मल्टीप्लाई रो। यहाँ पर वैल्यू पुट करो जरा, 4/3 पाई R1 क्यूब मल्टीप्लाई रो, इधर हो गए V1 इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4/3 पाई R2 क्यूब मल्टीप्लाई रो V2। तो यहाँ से सारी सब कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर बचेगा R1 क्यूब V1 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, R2 क्यूब मल्टीप्लाई V2। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो V1 डिवाइड बाई V2 इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 का क्यूब, ठीक। इस तरह से ये रिलेशन बनेगा। एंड तुम्हें अगर R की वैल्यू कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू एटॉमिक मास के साथ कैलकुलेट करना है, तो R इक्वल टू R0 A पावर 1/3। तो R1 इक्वल टू R0 A1 पावर 1/3, समझ गए ना, ठीक है। एंड R2 इक्वल टू R0 A2 पावर 1/3। एंड R1 R2 की वैल्यू अगर यहाँ पर तुम पुट करोगे तो और इजी हो जाएगा, ये एटॉमिक मास के साथ इसका रिलेशन आ जाएगा। अगर तुम R2 बाई R1 कैलकुलेट करोगे या R1 बाई R2, तो इधर कितना हो जाएगा, A1 डिवाइड बाई A2 की होल पावर 1/3, ऐसा हो जाएगा। या R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1 की होल पावर 1/3, ठीक है। जस्ट उल्टा कर लो। चलो भाई, अब अगर तुम इसको यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर R2 बाई R1 की जगह कितना पुट करोगे, A2 बाई A1 की पावर 1/3। तो इधर मैं लिख दूंगा V1 डिवाइड बाई V2 इक्वल टू R2 बाई R1 की जगह कितना है, A2 डिवाइड बाई A1 की पावर 1/3 और इसका क्यूब है। देखो ना भाई, अब देखो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V1 डिवाइड बाई V2 इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1 आ गया। ये तो आ गई वेलोसिटी, ये आ गई वेलोसिटी, और ये आ गए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इधर ये रेडियस है। तो ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, इन लॉजिक का यूज करना है। कंसेप्टुअल प्रॉब्लम आती है, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होती हैं। इसके बाद अपन बातचीत करेंगे हाफ लाइफ पर, ठीक है। हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, इन पर बातचीत करेंगे। रेडियो एक्टिव मटेरियल ये होता क्या है,
ये ऐसा प्रोसेस है कि नेचर में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका अपने आप डीके होता रहता है। डीके होने का मतलब एक मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट होता रहता है। कैसे कन्वर्ट होता रहता है? जैसे तुम मान लो कि हमारे पास आइस है, तो आइस का टुकड़ा एक, ठीक है, अब वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, धीरे 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 एक ऐसा टाइम है कि आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो हमने ये प्रोसेस देख लिया कि आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रही है। सिमिलर प्रोसेस किसी दूसरे मटेरियल में होता है, जैसे यूरेनियम कन्वर्ट होके थोरियम में हो गया, बेरिलियम कन्वर्ट होके रेडियम में हो गया। लेकिन इसके कन्वर्ट होने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मिलियंस बिलियंस ईयर लग जाते हैं। एंड हमारी लाइफ इतनी है नहीं, तो हम इसे जस्ट इमेजिन नहीं कर सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल के बेस में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट होता है, मतलब ए नाम का मटेरियल बी में कन्वर्ट होगा, फिर बी सी में कन्वर्ट होगा, सी वापस ए में आ सकता है या वापस डी में जा सकता है। ये इस तरह से इनफाइनाइट प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं। समझ गए भाई? सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे हाफ लाइफ पर। हाफ लाइफ क्या है? टी हाफ। हाफ लाइफ का मतलब है, हाफ लाइफ का मतलब ये हो गया कि जैसे 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 बाय द वे अपने पास कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पर भर दिया। अब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल बाय द वे 500 ग्राम है या 1000 ग्राम है। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पर मैंने फिल कर दिया एंड ये अभी 1000 ग्राम है। अभी टी इक्वल टू 0 है। समझ गए? मतलब अभी डी के स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं देखूंगा कुछ समय के बाद ये 900 ग्राम बचेगा, 800 ग्राम बचेगा, लेकिन मैं वो टाइम चेक करूंगा जब ये मतलब अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाएगा। मैं वो टाइम चेक करूंगा। अब जितना टाइम लगेगा, क्योंकि कंटिन्यू डीके हो रहा है, मेरा मतलब बर्फ़ का मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, तो जितना टाइम लग जाएगा इसको 1000 ग्राम से 500 ग्राम तक आने में, मतलब अपने इनिशियल अमाउंट से जस्ट हाफ होने में, उस टाइम को इसकी हम हाफ लाइफ कहेंगे, टी हाफ कहेंगे। समझ गए भाई? मतलब जितना टाइम लगेगा मटेरियल को अपने इनिशियल अमाउंट से जस्ट हाफ होने में, उसे अपन हाफ लाइफ कहेंगे। यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से बंद नहीं है, स्टॉप नहीं हो गए, इसके बाद भी डीके होता रहेगा। डीके प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। अभी फिर ये 500 ग्राम से 400 होगा, 300 होगा, लेकिन मुझे वो टाइम काउंट करना है जब ये फिर से हाफ हो जाएगा, मतलब 500 का हाफ 250। यहाँ पर 250 ग्राम बचा, इसे फिर अपन हाफ लाइफ कहेंगे। तो हाफ लाइफ बहुत सारी हो सकती हैं, 250 का 125, 125 का फिर हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, एंड ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है टी इक्वल टू एन मल्टीप्लाई टी हाफ। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं टी को लिखूंगा डी के टाइम, ठीक, एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ एंड टी हाफ हाफ लाइफ है। ये फार्मूला ध्यान रखना है। इसके बाद हाफ लाइफ का मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई लेमडा। लेमडा यहाँ पर डी के कॉन्स्टेंट है। एवरेज लाइफ इक्वल टू 1 बाई लेमडा, इसे अपन एवरेज लाइफ कहेंगे। लेमडा डी के कांस्टेंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसकी यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स, ये ध्यान रखना है। एंड अगर इसमें अपन फार्मूला लिखेंगे तो n इक्वल टू एन नॉट एंड 1/2 की पावर n। ये फार्मूला ध्यान रखना। n क्या है? अमाउंट ऑफ मटेरियल,
आफ्टर डीके, डीके के बाद जो बचा हुआ मटेरियल है उसका अमाउंट है। एन नॉट अमाउंट ऑफ मटेरियल, amount of material, before decay, बिफोर डीके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर है अमाउंट ऑफ मटेरियल एन, इधर तुम्हारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर ऐसे बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तुमने स्टार्टिंग में देखा कि स्टार्टिंग में बिल्कुल ये यहाँ पर है, फिर धीरे 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 जैसे जैसे ये आ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे 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 मटेरियल का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पर जैसे है फर्स्ट हाफ लाइफ में, फर्स्ट हाफ लाइफ में आया तो यहाँ पर जो मटेरियल है वो एन नॉट का हाफ हो गया। यहाँ पर अपन ने देखा, यहाँ पर है फर्स्ट हाफ लाइफ, फिर इसके बाद थोड़ा सा और आया तो सेकेंड हाफ लाइफ आ गई। यहाँ पर मटेरियल फिर उसका हाफ हो गया, मीन एन नॉट बाई 4 हो गया। फिर यहाँ पर आया तो थर्ड हाफ लाइफ हो गई। यहाँ पर मटेरियल बना अपने पास एन नॉट बाई 4 का फिर हाफ हो गया, मेरा मतलब एन नॉट बाई 8 हो गया। तो इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा चलता रहेगा, तो इसे एन नॉट बाई 2, इसे एन नॉट बाई 2 की पावर 2, तो इस तरह से कंटिन्यू एन हाफ लाइफ के लिए लिख सकते हैं, एन नॉट बाई 2 की पावर एन लिख सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके। तो ये ध्यान रखना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका ग्राफ बनेगा। ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, ये कंसेप्ट तुम्हें नहीं भूलना है, हाफ लाइफ का लॉजिक क्या होता है, क्या कंसेप्ट होता है। चलो भाई अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रेडियो एक्टिव की जो यूनिट्स होती हैं उन यूनिट्स पर अपन बातचीत करेंगे, बिकॉज ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं यूनिट। इसकी जो एसआई यूनिट है वो बेकुरल है, बेकुरल BQ, ये ध्यान रखना है। एंड 1 बेकुरल इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड, ये लॉजिक ध्यान रखना है। एंड अदर यूनिट है क्यूरी, CI इक्वल टू 3.7 इंटू 10 पावर 10 बेकुरल 1 क्यूरी में। तो ये ध्यान रखना है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल की यूनिट आ गई। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे अल्फा बीटा गामा डीके। 1 मिनट का काम है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा डीके, अब ये ध्यान रखना अल्फा डीके प्रोसेस में, ठीक है, अल्फा डीके प्रोसेस में बाय द वे अपने पास एक्स नाम का कोई मटेरियल है जिसमें जेट प्रोटॉन है, ए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, एंड इधर एन हो गया। यहाँ से जब एक अल्फा डीके होगा, अल्फा डीके होगा तो जो वाई नाम का नया न्यूक्लियस बनेगा उसमें से 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 2 कम हो जाएंगे, एंड टोटल यहाँ पर 4 कम हो जाएंगे, मेरा मतलब A-4 प्लस एक हीलियम न्यूक्लियस रिलीज होगा 2He4, हीलियम एटम्स नहीं, हीलियम न्यूक्लियस, एंड कुछ एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज होगी, ये ध्यान रखना है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम्स, ठीक है। तो 2He4 है। ध्यान रखना है कि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये ध्यान रखना है अल्फा पार्टिकल में, ठीक। तो ये कंसेप्ट तुम्हें नहीं भूलना है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे प्लस बीटा डीके पर।
बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके में ध्यान रखना है कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। टू न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अकेला नहीं, जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स हैं, वो मिलकर हेल्प करते हैं एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने के लिए, हेल्प करते हैं। बिकॉज ये डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का चार्ज डिफरेंस है, मास भी डिफरेंट है, तो इसमें कुछ और भी पार्टिकल रिलीज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो एक पॉजिट्रॉन रिलीज होता है, एक पॉजिट्रॉन, ठीक है, प्लस एक न्यूट्रिनो, ठीक है, एंड अप्रॉक्सीमेट 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है, ये ध्यान रखना है। इसे अपन कहते हैं पॉजिट्रॉन, ये है पॉजिट्रॉन, एंड ये है न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो हो गया। इसकी अगर रिएक्शन लिखेंगे तो बाय द वे इसकी रिएक्शन में लिखता हूँ ZXA, इधर N, तो Y नाम का जो नया न्यूक्लियस बनेगा, डाटर न्यूक्लियस बनेगा, इसमें अपन एक प्रोटॉन कम हो रहा है तो Z-1 और N+1, A रिमेन सेम, प्लस यही रिएक्शन अपने को लिखना है, पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, तो ये रिएक्शन हो गई प्लस बीटा डीके की। सिमिलर माइनस बीटा डीके, माइनस बीटा डीके प्रोसेस में ध्यान रखना है एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में। ये भी रिएक्शन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज चार्ज दोनों का डिफरेंस है। तो एक अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके साथ साथ कुछ और भी पार्टिकल रिलीज होते हैं, जैसे एंटी पॉजिट्रॉन, ठीक है, एंड एंट्री न्यूट्रिनो, एंड अप्रॉक्सीमेट 0.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। इसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन या एंटी पॉजिट्रॉन, ठीक है, एंड इसे अपन कहते हैं न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ये लॉजिक ध्यान रखना है। एंड अगर इसकी मैं रिएक्शन लिखूंगा तो रिएक्शन ऐसे हो जाएगा ZXAN, यहाँ से अगर एक, ठीक है, यहाँ से तो प्लस बीटा डीके रिलीज हो रहा है, एंड अगर यहाँ से मैं माइनस बीटा डीके को इमिट कराऊंगा, माइनस बीटा डीके, बीटा माइनस, तो Y नाम का न्यूक्लियस बनेगा, एंड इधर हो जाएगा Z+1 एंड N-1, एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, A रिमेन सेम, प्लस मुझे ये वाली रिएक्शन यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा, ये पूरी रिएक्शन, ठीक है, तो लिखो भाई, इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, प्लस 0.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो ये अपना कंसेप्ट है, जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्लस बीटा डीके होता है, माइनस बीटा डीके होता है। एंड सिमिलर एक कंसेप्ट तुम्हें यूज करना है, हाफ लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ये लॉजिक तुम्हें यूज करना है, एंड ये फार्मूला नहीं भूलना है, n=n0 a पावर 1/2 की पावर n, ठीक है, ये इसे कई बार r के फॉर्म में लिख सकते हैं, r=r0 1/2 की पावर n। लॉजिक मैंने बता दिया कि n क्या है, t क्या है, t डीके टाइम है, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। तो इस तरह से कंटिन्यू ये अपने चैप्टर को अपन ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे डी ब्रोगली स्टेटमेंट एंड मॉडर्न फिजिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन पर बढ़िया से